नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बेगमपुर एजुकेशन में। मैं हूं मनोज कुमार और आज हम बात करेंगे सन 1857 की क्रांति के सेकंड पार्ट के बारे में। तो पिछली बार में हमने क्या जाना था, इसके कारण और हमने इसके उद्भव और इसके जो है विस्तार के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। कुछ थोड़ा सा पिछले का हम जो पहले पढ़ लेते हैं। कारणों में हमने जाना था कि इस क्रांति के आखिर कोई भी क्रांति होती है तो उसके पीछे ये तो नहीं हुआ ना कि जो इतनी बड़ी क्रांति थी 1857 की कि हमने आज कोई घटना घटी और कल क्रांति शुरू कर दी। इसके पीछे जो है बहुत सालों का जो है इतिहास रहा है दोस्तों। जैसे कि इसके कुछ सामाजिक कारण थे, कुछ आर्थिक कारण थे, कुछ राजनीतिक कारण थे, कुछ प्रशासनिक कारण थे। सभी बार डिस्कस करी थी हमने। और फिर हमने जाना था कि इस क्रांति के आखिर प्रमुख कारण क्या थे, यानी कि इस क्रांति के तत्कालिक कारण क्या थे। वहाँ हमने जाना था कि कैसे कैसे अंग्रेज जो है एक ब्राउन बेस की जगह एक एनफील्ड राइफल का प्रयोग करते हैं, यानी कि नई राइफल आती है एनफील्ड राइफल। उसमें राइफल में क्या खास बात थी, उसमें था कि अब जो है एक जिसमें कारतूस का प्रयोग होता है ना, तो दोस्तों उसमें कुछ जैसे हम कहते हैं कि गोली का प्रयोग होता है अभी बंदूक में, तो उसमें जो है ना दोस्तों, जो कारतूस था उस पर गाय की और सूअर की चर्बी लगी होती ताकि उसमें नमी ना आए। तो जब ये बातें हमारे भारतीय सैनिकों को पता लगती है तो वो इसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। कैसे इस क्रांति का जो है शुरुआत वो हमारे बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल से मैं एक हुआ करता था, तो वहाँ पर से इस क्रांति की शुरुआत होती है। दमदमा से इस घटना का जो है ये थोड़ी थोड़ी ये फैलती है, खबर फैलती है, फिर बहरामपुर में, फिर बैरकपुर में फैलती है। वहाँ पर हमारे मंगल पांडे जी मार्च में जो है कुछ अंग्रेजी को सैनिक जो होते हैं उस समय 1857 में उनकी हत्या कर देते हैं। जब उनको इस बात पता चलती है, क्योंकि वो पंडित थे, उनको पता लगा कि जो है इसमें गाय और सूअर की चर्बी का लगा हुआ है कारतूस है जो हमें ये अंग्रेज प्रयोग में लाने के लिए दे रहे हैं, तो कुछ सैनिकों की हत्या कर देते हैं। फिर उनको दमन किया जाता है, उनको अप्रैल में फांसी दी जाती है। तो मई में इस क्रांति की जो है असली जो है घटना शुरू होती है। मई में क्या होता है, 10 मई को हमारे जो मेरठ था, मेरठ में जो है कुछ सैनिक जो है क्या करते हैं, इकट्ठा होकर अंग्रेज़ों पर धावा बोल देते हैं, अंग्रेज़ों को पीटते हैं, उनका को बहुत सारे अंग्रेज़ों की हत्या कर देते हैं। तो जो वो 11 मई को बढ़ चढ़कर जो है इसमें बहुत सारे व्यक्ति जो है इकट्ठा होकर वो दिल्ली पहुंच जाते हैं, दिल्ली पर लाल किले पर अपना कब्जा करना चाहते हैं। तो 12 मई को क्या करते हैं, वो बहादुर शाह उस समय जो हमारे अंतिम मुगल शासक थे, ठीक है, तो उसको अपना नेता घोषित कर लेते हैं। और कहीं ना कहीं पूरे मध्यम भारत में इस क्रांति का फैलाव हो जाता है। अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग जगह पर इस क्रांति का विरोध किया जाता है। जैसे कि विस्तार में हमने पढ़ा था कि इस क्रांति का जो है किस व्यक्ति ने कहाँ विरोध किया। जैसे कि झांसी की रानी ने इसका विरोध किया था, ठीक है, और लखनऊ से में इसका विरोध हुआ था। जैसे बिहार से कुंवर नारायण ने इसका विरोध किया था, ठीक है। इसी प्रकार जो है अलग अलग जगह से अलग अलग व्यक्तियों ने इसका विरोध किया था। यहाँ तक हमने जान लिया था। तो क्या ये 1857 की क्रांति सफल होती है? जी नहीं। अगर सफल होती ना दोस्तों, तो हमारा देश जो 1947 में आज़ाद हुआ था, तो वो 1857 में आज़ाद हो जाता है। तो ये क्रांति की आखिर सफल क्यों नहीं है, इसके कारण हम आज यहाँ जानेंगे। और इसके बाद हम जानेंगे इस क्रांति का आखिर परिणाम क्या है, इस क्रांति का स्वरूप क्या है, इस क्रांति का महत्व क्या है। तो क्या क्या हमने आज डिस्कस करना है इस क्रांति का। हमने एक तो जाना है इसका असफलता के कारण, असफलता के कारण, ठीक है। इसके बाद जानेंगे हम इस क्रांति के आखिर परिणाम क्या है। तो कोई भी बात होती है ना, कोई भी क्रांति होती है तो उसके कुछ ना कुछ परिणाम निकलते हैं, ठीक है। जैसे हमारे एग्ज़ाम के परिणाम आते हैं ना, हमारे पूरा उसमें एक साल की मेहनत जो है आपकी वो दिखती है। तो इसी प्रकार जो है इस क्रांति के भी कुछ ना कुछ परिणाम थे, ठीक है। परिणाम के बाद जानेंगे इस क्रांति का स्वरूप। स्वरूप के यहाँ हम जानेंगे कि इस क्रांति को किस व्यक्ति ने क्या क्या नाम दिया। इस क्रांति को अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग नामों से जो है संबोधन किया है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। और इस क्रांति का हम लास्ट में जानेंगे महत्व, कि इस क्रांति से हमें क्या प्रेरणा मिलती है हमारे भारतीयों को, ठीक है। तो असफलता के कारण सबसे पहले हम जानेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस क्रांति का असफलता होना आखिर क्यों संभव हुआ भारत में। अंग्रेज़ों ने क्या किया, 1857 में जब देखा कि बड़े स्तर पर जो है ये लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, तो अंग्रेज़ों ने इस क्रांति का दमन करना शुरू कर दिया। अंग्रेज़ों को पता था कि ये अगर हम लगातार हमारा ऐसे दमन करते रहे, हमारा विरोध करते रहे, तो हमें जो है भारत से जाना पड़ेगा। लेकिन अंग्रेज़ भारत से नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत अधिक साधन थे उनके लिए। यहाँ पर पैसे का सोर्स था, साधनों का सोर्स था, अंग्रेज़ों को लालच आ चुका था। तो इस प्रकार जो है अंग्रेज़ जो है तरह तरह का अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके जो है इस क्रांति का दमन करते थे। तो उसमें क्या क्या कारण थे, एक तो थे इस क्रांति की असफलता के आखिर क्या कारण थे, वो थे हमारा एक संगठन का अभाव, संगठन का अभाव। दोस्तों ये जो क्रांति थी ना, इसमें हमारे पास एक अच्छा संगठन नहीं था। यदि आप आज कोई भी काम करना चाहते हैं, आप कोई भी पार्टी बना लो, कोई भी जैसे आप जो है सरकार बनाना चाहते हैं, तो आपके पास एक संगठन होना चाहिए, आपके पास एक पार्टी होनी चाहिए, तभी आपकी सरकार बनेगी ना।
तो इसी प्रकार जो है जो 1857 की क्रांति थी उसमें हमारे पास एक अच्छा संगठन नहीं था। अलग अलग विरोध अलग अलग जगह से छोटे छोटे संगठनों के माध्यम से इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन यदि हमारे पास पूरे भारत के स्तर पर एक संगठन होता, पूरे भारत में इसका विरोध किया जाता, पूरे भारत में एक व्यक्ति की बात मानी जाती, तो कहीं ना कहीं जो 1857 की क्रांति है वो हमारी सफल हो जाती, क्योंकि हमारे पास यहाँ एक संगठन नहीं था। इसलिए ये भी इसका प्रमुख कारण रहा है। दूसरी जो बात रही है इस क्रांति का उद्देश्य एक ना होना। इससे हमारा क्या अभिप्राय है, जो 1857 की क्रांति थी उसका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं था। जैसे आपका उद्देश्य होता है ना कि मैंने तो भाई ये काम करना है, अगर आप कोई उद्देश्य नहीं, आप धक्के से ही वो काम करे जा रहे हो तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर जब 1857 की क्रांति का जो है कार्य चल रहा था तो उसमें क्या था कि झांसी की रानी चाहती थी कि मेरा पुत्र को वो सारे अधिकार मिले। इधर से कानपुर से जो नाना साहब थे वो कहते थे कि मेरे पिता के मुझे अधिकार मिले, ठीक है। और हमारी बेगम हजरत का भी इसी तरह कोई उद्देश्य था। तो अलग अलग उद्देश्य थे, किसी का उद्देश्य नहीं था कि यहाँ से हमने अंग्रेजों को भगाना है, अंग्रेजों की हमने सत्ता स्थापित करनी है, हमने अपना राज यहाँ पर लेके आना है। तो इस तरह के उद्देश्य उस समय नहीं थे। जब हम देखेंगे कि जब हमारे भारत में आंदोलन चलेंगे, हमारा जैसे भारत छोड़ो आंदोलन चलेगा, सविनय आंदोलन चलेंगे, हमारे भगत सिंह जी द्वारा अंग्रेजों का विरोध किया जाता, तो कहीं ना कहीं वहाँ हमारे कुछ उद्देश्य थे कि हमने यहाँ से ब्रिटिश जो सत्ता है उसकी जड़ को उखाड़ना है। लेकिन हमारे यहाँ पर कोई निश्चित उद्देश्य नहीं था, ठीक है। और इसी प्रकार जो है हमारा तीसरा जो कारण है वो है सैनिक संख्या में अंतर। सैनिक संख्या अंतर, इसमें क्या था, सैनिक संख्या में अंतर से हमारा अभिप्राय है कि हमारी जो उस समय ब्रिटिश सेना थी उसके अंदर जो है कुछ भारतीय लोग काम कर रहे थे। इसी प्रकार उन्होंने जब 1857 की क्रांति होती है तो वो क्या करते हैं, कुछ बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारी सेना अपने ब्रिटेन से मंगा लेते हैं, यूरोप से मंगा लेते हैं। तो अंग्रेजों की सैनिक संख्या यहाँ पर बढ़ जाती है और हमारी सैनिक संख्या यहाँ पर देखेंगे हम घट जाती है, ठीक है। तो यही कारण रहा है। और चौथा जो कारण रहा है अस्त्र शस्त्र का अभाव। जैसे कि हमारे अंग्रेज थे, अंग्रेजों के पास क्या थी, अच्छी तरह की बंदूकें थी, अच्छी तरह के गोला बारूद थे, हमारे पास थे नहीं, क्योंकि उस समय ब्रिटेन आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा संपन्न था। उनके पास अच्छे सोर्सेस थे युद्ध लड़ने के लिए, तरह तरह के हथियार थे, लेकिन हमारे पास थे नहीं। अगर भारतीयों के पास उस समय इनका विरोध करने के लिए अच्छे के तरह के हथियार होते तो भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों का हम दमन कर सकते थे। हमारे पास अस्त्र शस्त्र नहीं थे, ये कारण रहा है। और अगला कारण क्या रहा है इसमें जो कारण रहा है अगला वो था हमारा कि अपना ये सहायक साधनों का अभाव। सहायक साधनों का अभाव, इसमें से हमारा क्या अभिप्राय है, सहायक साधनों, जैसे अंग्रेज उस समय भारत में आ गए थे, अंग्रेजों के पास रेल आ गई थी, डाक आ गई थी, तार आ गई थी, चिट्ठियों के माध्यम से अंग्रेज जो है संदेश एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते थे। अब आपके पास आज व्हाट्सएप है, फेसबुक है, आपने कोई भी बात अपना संदेश कहीं तक पहुँचाना है ना, तो आप वीडियो बनाओ, 1 मिनट में अपलोड करो, काफ़ी सारे स्तर पर फैल जाएगी। आप फेसबुक पे डालो, इंस्टाग्राम पे डालो, यूट्यूब पे डालो। तो उस समय क्या होता था, हमारे जो भारतीय थे, भारतीयों में जैसे ये भारतीयों में इन अंग्रेजों का विरोध करे तो उन्होंने कोई बात पहुंचानी होती थी कि वहाँ पर भी जो है हमने अंग्रेजों का विरोध करा है, तो उस बात को वहाँ तक पहुँचने में ना काफ़ी समय लग जाता था। अब लेकिन अंग्रेजों के पास क्या था, उस समय फेसबुक तो नहीं थी, लेकिन इनके पास क्या था, डाक थी, चिट्ठी के माध्यम से चिट्ठी यहाँ से गई, कल तक वहाँ पहुँच गई, ठीक है, तो भाई बात इनकी पहुँच गई। लेकिन हमारे भारतीय के पास तो वो व्यवस्था नहीं थी, कैसे वो भेजेंगे। अंग्रेजों ने तो यहाँ से चिट्ठी लिखी, रेल के माध्यम से पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा दी, ठीक है। तो हमारे भारतीयों के पास उस समय क्या था, डाक तार सेवा नहीं थी। तो हमारे पास सहायक साधन अगर उस समय होते तो कहीं ना कहीं हम अंग्रेजों का बड़े स्तर पर विरोध करते थे। तो इसका कारण क्या पड़ता है, इसमें क्या होता है कि इस क्रांति का पूरे भारत में ना फैलना। इसमें क्या होता था, जो हमारी ये क्रांति थी ना दोस्तों, ये हमारी पश्चिम बंगाल की तरफ और इधर हमारा बिहार, अवध, ठीक है, और यहीं से हमारा दिल्ली तक, ये कहीं ना कहीं मध्यम भारत तक सीमित रहती है। और ये दक्षिण भारत तो इससे ना दोस्तों बिल्कुल ये छूत रहता है, वहाँ पर इस क्रांति की भनक तक भी नहीं जाती, हम देखते हैं अगर, क्योंकि ये क्रांति मध्यम भारत में फैली। तो इस कारण जो है इस क्रांति का जो है भारत में अंग्रेजों द्वारा दमन कर दिया जाता है। यदि पूरे भारत में इस क्रांति का जो है फैलाव होता, पूरे भारत में अंग्रेजों का विरोध किया जाता, तो कहीं ना कहीं जो है अंग्रेजों को उस समय भारत से जाना पड़ता। तो ये जो है एक कारण रहा कि पूरे भारत में इस क्रांति का ना फैलना। और अगला कारण रहा कि निश्चित समय पर शुरुआत न होना।
इसमें इससे हमारा क्या अभिप्राय है, इसमें क्या है कि जो 1857 की क्रांति थी ना, इसकी एक डेट फिक्स गई थी, ऐसा किताबों में लिखा है कि 31 मई को इस क्रांति का पूरे भारत में विरोध करना था। लेकिन क्या होता है, जैसे ही 10 मई को ये क्रांति शुरू होती है तो अलग अलग समय पर इस क्रांति का अलग अलग जगह पर विरोध करना शुरू कर देते हैं भारतीय। क्या अगर भारत में इस क्रांति को 31 मई को ही पूरे भारत में जो है अंग्रेजों का विरोध किया था तो अंग्रेज उस समय विचलित हो सकती थी या फिर उसको बहुत ज़्यादा डर लग सकता था, क्योंकि जब यहाँ पर अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं तो अंग्रेजों ने आज इनको दबा दिया, फिर यहाँ पर कर रहे हैं अंग्रेजों ने कल को उनको दबा दिया, फिर यहाँ पर कर रहे हैं फिर अंग्रेजों ने परसों को उनको दबा दिया। अगर पूरे भारत में यहाँ पर भी अंग्रेजों का विरोध कर दे तो अंग्रेजों के पास सेना सीमित थी ना, तो उस समय तो अंग्रेज यहाँ भी जाते कि यहाँ जाते तो यह भी अंग्रेजों को मार देते, ये भी। तो क्या इसमें प्रमुख बात निकल कर ये आती है कि पूरे भारत में एक समय पर अंग्रेजों का हम भारतीय विरोध करते थे तो उस समय अंग्रेजों को भारत से भगाया जा सकता था, अंग्रेजों का दमन किया जा सकता। अंग्रेजों को मौका मिल जाता है अलग अलग जगह पर अलग अलग समय में भारतीयों को दबाने में। जैसे आज उन्होंने अवध में दबा दिया भारतीयों को, फिर उन्होंने झांसी की रानी को दबा दिया, फिर उन्होंने अलग अलग जगह पर दिल्ली में जो है दबा दिया। तो कहीं ना कहीं जो है ये निश्चित समय पर क्रांति को जो शुरू ना करना भी एक प्रमुख कारण आता है। तो ये थे 1857 की क्रांति के कुछ असफलता के कारण। ठीक है, तो अब हम जानेंगे इस क्रांति के कुछ परिणाम जहाँ से एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ये सब बातें जो हैं दोस्तों, यहाँ अगर ये इन चीज़ों को आप कर लेते हो ना तो एग्ज़ाम में कोई सा भी आपका एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके नहीं के बराबर छूटने वाले हैं। एक बार तो आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा ज़िंदगी में, कब तक आप शॉर्टकट मारते रहोगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप डिटेल से पढ़ें, एक बार पढ़ें और चीज़ों को समझें। यदि आप किताबों में सब चीज़ें पढ़ने लग जाओगे ना तो आपको बहुत मुश्किल लगेगी। हम यहाँ चीज़ें आपके लिए आसान बना रहे हैं दोस्तों, इसलिए आप मेहनत करिए और अपनी जज्बे के साथ तैयारी करिए। तो ये थे असफलता के कुछ कारण। तो अब हम जानेंगे इस 1857 की क्रांति के कुछ परिणाम, क्योंकि कोई भी बात होती है इतनी बड़ी क्रांति तो कुछ ना कुछ तो परिणाम निकलेंगे ना, कि जैसे आपने पूरे साल तैयारी करी, आपके फिर एग्ज़ाम होंगे, फिर एग्ज़ाम के बाद आपका रिजल्ट आएगा तो कुछ ना कुछ परिणाम निकलेंगे। तो वही परिणाम के बारे में यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या जानेंगे इसके परिणाम। सबसे पहले क्या होता है कि कंपनी का शासन समाप्त। कंपनी का शासन समाप्त। 1857 की क्रांति के बाद क्या आता है, एक 1858 का एक्ट आता है, यानी कि एक कानून आता है। इसमें क्या होता है कि कंपनी का शासन जो है अब महारानी विक्टोरिया के माध्यम से चलाया जाएगा। क्या इसमें क्या बात थी, एक मिनट। इसमें था कि जैसे पहले भारत में क्या होता था कि जो कानून बनाती थी हमारी ब्रिटेन की, जैसे हमारे यहाँ पर लोकसभा है, राज्यसभा है, संसद है, तो उसी समय भारत में भी ब्रिटेन में भी संसद हुआ करती थी। तो संसद के माध्यम से कानून बनाया जाता था। फिर यहाँ के जो उस समय भारत के गवर्नर थे उनको दिया जाता था कि आप इन कानून को लागू करो और अपनी कंपनी का शासन चलाते रहो, कुछ आप प्रशासन भी चलाते रहो, व्यवस्था भी देखते रहो, यहाँ सैनिक व्यवस्था, ये सारी चीज़ें, है ना। तो लेकिन जब 1857 की क्रांति होती है इसमें बहुत सारे अंग्रेज़ों को भी जो है भारतीयों द्वारा मारा जाता है। तब ये बात हमारे ब्रिटेन में पहुंचती है। ब्रिटेन में जब पहुंचती है तो वो कहते हैं कि भई ये तो बहुत गलत बात है, हमने तुमको वहाँ व्यापार करने के लिए भेजा था। क्योंकि जो कंपनी थी ना वो किसकी इजाज़त लेकर भारत में आई थी, तो वो आई थी वहाँ की महारानी की, विक्टोरिया की इजाज़त लेकर। जब ये विक्टोरिया को ये बात पता चलती है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे अंग्रेज़ों को इन कंपनी वालों ने मरवा दिया है, तो ये तो कल को और भी ज़्यादा व्यक्ति को मरवा देंगे अंग्रेज़ों को। तो क्या करती है महारानी जी, क्या करती है, कहती है कि अब हम सीधा शासन करेंगे भारत में। तो अब जो है सिर्फ कंपनी का क्या काम रहेगा यहाँ पर, सिर्फ कंपनी को बोल दिया कि तुम यहाँ पर व्यापार करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अब जो शासन शोषण है हम यहाँ देखेंगे। तो 1858 में एक एक्ट आता है, कानून आता है 1858 का, जिसे हम कानून कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर सीधा शासन किसका हो जाता है, महारानी विक्टोरिया। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेगा कि कौन से एक्ट के माध्यम से यहाँ पर जो है महारानी विक्टोरिया का शासन लागू हुआ, वो होता है हमारा 1858 के एक्ट के माध्यम से। कब आता है ये, 1857 की क्रांति के बाद आता है। तो इस एक्ट में क्या होता है, हमारी जो उस समय संसद थी ना, संसद जैसे हमारी संसद होती है, संसद उस समय ब्रिटेन की जो संसद थी ना, ब्रिटेन की संसद, उसमें क्या होता था, ब्रिटेन की संसद में ये किसके अंडर काम करती थी, ये करेगी यहाँ पर महारानी विक्टोरिया के अंडर काम। और इस संसद में क्या होते थे, कुछ होते थे हमारे मंत्री, जैसे हमारे मंत्री होते हैं ना, आज हमारे खेल मंत्री, राज्य मंत्री, फलाना ढमकाना, जो भी अनेक तरह के मंत्री होते हैं। तो मंत्री में से एक व्यक्ति को बोल दिया जाता है कि भाई आप जो है ना थोड़ा भारत के संबंध में काम वगैरह देखोगे, तो उसको वहाँ पर एक पद नियुक्त किया जाता है, वो होता है हमारा भारत सचिव।
ठीक है। भारत सचिव एक पद नियुक्त किया जाता है, इसमें एक मंत्री होता है, ठीक है, एक मंत्री होता था इसमें। तो वो क्या करेगा, ये महारानी विक्टोरिया के अंतर्गत यानी कि इसके अधीन संसद कानून बनाएगी और इस संसद को कानून को मंत्री बनाएंगे। और मंत्री में एक था भारत सचिव। भारत सचिव ये जो पद होता था, ये जो कानून की देख रेख करेगा कि ये कानून सही है, भारत में कैसे जो है इस कानून को लागू किया जाए, ये सभी बातें देखेगा। और ये जो कानून है भारत सचिव, इसको सौंपेगा, ये सौंपेगा हमारे अपने भारतीय वायसराय। ठीक है, ये थोड़ा पॉलिटी का टॉपिक भी है दोस्तों, लेकिन हम यहाँ इसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे ताकि यह आपका 1857 की क्रांति का कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो 1857 की क्रांति के बाद क्या होता है, एक एक्ट आता है जिसमें कंपनी का शासन पूरी तरह समाप्त कर दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है, महारानी विक्टोरिया का सीधा शासन भारत में चलता है। तो उसके माध्यम से क्या होता है कि ब्रिटिश जो संसद थी वहाँ पर जो है एक भारत सचिव का पद नियुक्त किया जाता है। कौन से एक्ट के माध्यम से भारत सचिव का पद नियुक्त किया गया, तो वो तो हमारा 1858 का एक्ट। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है। और उसमें क्या, उसका क्या कार्य था कि वो भारत के संदर्भ में कानून वगैरह बनाए। तो उसके अंदर कौन काम करता था, वो होते हमारे भारतीय वायसराय। अब भारतीय वायसराय जो है यहाँ पर जो है महारानी विक्टोरिया के द्वारा बनाए गए कानून के माध्यम से जो है यहाँ पर जो है उन कानूनों को लागू करेंगे। यानी कि यहाँ पर जो सीधा शासन अब है महारानी विक्टोरिया का शुरू हो गया। ठीक है, और तीसरा इसमें कुछ दूसरा जो कारण वो होता है कि हमारा परिणाम क्या निकलता है कि यहाँ पर जो है भारतीय वायसराय का पद घोषणा। ठीक है, भारत में क्या होता है कि भारत में एक वायसराय जो हमारे गवर्नर जनरल थे उनको जो है क्या नाम दिया जाता है, उनको नाम दिया जाता है कि भारत का वायसराय। तो कौन से एक्ट के माध्यम से जो है भारतीय वायसराय का पद घोषित किया गया, तो वो तो हमारा 1858 का एक्ट। तो किसको घोषित किया गया, सबसे पहले पहले भारतीय वायसराय कौन थे, तो वो थे हमारे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, सबसे पहले भारत के वायसराय कौन थे, तो वो थे हमारे लॉर्ड कैनिंग। तो ये इस क्रांति के कुछ परिणाम निकल रहे हैं यहाँ पर। तो चौथा परिणाम क्या था इस क्रांति का, वो था हमारा अहस्तक्षेप नीति। हस्तक्षेप नीति से हमारा क्या अभिप्राय है कि जो पहले क्या था, हमारे कुछ अंग्रेज जो है भारत में काम कर रहे थे कि जैसे किसी का इलाका हड़प लिया, ठीक है, किसी को राजा को वहाँ के हटाकर भाई तुम साइड हो जाओ, ये इलाका तो हमारा है। ठीक है, हमारे कोई सहायक संधि थोप दी किसी के ऊपर। ठीक है, लॉर्ड वेले जी द्वारा, जैसे लॉर्ड डलहौजी जी द्वारा वो सारी नीतियाँ चलाई गई, जैसे हमने वहाँ पर जाने थे सामाजिक कारण, कुछ आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, उनमें बातें की थी। तो वो सब बातें अंग्रेजों ने यहाँ पर अब बंद करना शुरू कर दी। आप देखेंगे कि जब हमारे देश आज़ाद होता है तो हमारे पास कुछ रियासतें बचती हैं, लगभग 552 रियासतें हमारे भारत में आती है जब हमारा देश आज़ाद हुआ। तो आप जानेंगे कि आखिर कुछ रियासतें थी, कुछ प्रांत थे, वो कैसे बने। सबसे पहले हमारे देश में जब हमारा देश में अंग्रेज आए थे तो उनसे पहले भी हमारे देश में ना कुछ क्या होते थे, हमारे देश में रियासतें होती थी। लेकिन 1857 से पहले अंग्रेजों ने क्या किया, उनका दमन करना शुरू कर दिया, वहाँ के राजाओं को हटाकर उनको अपने अधीन करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे अंग्रेज ये काम कर रहे थे, लेकिन अचानक से 1857 की क्रांति हो जाती है। फिर 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज ये काम करना बंद कर देते हैं। तो थोड़ी बहुत रियासतें जो बचती हैं वो 1947 में हमारे भारत में उनका फिर बाद में काम चलता है कि वो भारत में रहेंगी या पाकिस्तान में रहेंगी या फिर अलग रहेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है अंग्रेज जो है हस्तक्षेप की नीति अपनाते हैं, यानी कि अब वो ज़्यादा दखल अंदाजी जो है भारत के काम में नहीं देंगे। ठीक है, इसी तरह वो क्या करेंगे, उदारवादी काम न करना। अंग्रेजों ने क्या करा, जब अंग्रेज आए थे अंग्रेजों ने यहाँ पर सती प्रथा, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह इत्यादि अनेक जो है सुधारात्मक कार्य भी किए थे, चाहे अंग्रेजों का उनमें लालच था। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे वर्ग ने जो है इनको लेकर अंग्रेजों का विरोध किया था। उनका मानना था कि अंग्रेज हमारे धर्म में दखल अंदाजी ले रहे हैं। तो अंग्रेजों को लगा कि कहीं ना कहीं ये भी कुछ कारण रहा था हमारी 1857 की क्रांति का, कि हमने जो है भारत में सुधारात्मक कार्य में किए और इन्होंने तो हमारा विरोध करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने अब बहुत समय तक क्या किया, 1857 के बाद कोई भी भारत में एक अच्छा काम नहीं किया उन्होंने, यानी कि यहाँ पर जो है उदारवादी काम करना थोड़े से बंद कर दिए थे अंग्रेजों ने। ठीक है, तो ये थे कुछ परिणाम जिसमें हम जाने कि कंपनी का शासन समाप्त हो गया, भारत में वायसराय का पद घोषण किया गया, लॉर्ड कैनिंग को सबसे पहला जो है अपना जो है भारतीय वायसराय घोषित किया गया। ठीक है, तो इसी प्रकार हस्तक्षेप की नीति, उदारवाद की काम इन्होंने बंद कर दिए। तो इसमें और अन्य कारण क्या आते हैं, जैसे कि हमारा इसमें क्या आता है कि एक हमारा था कि जैसे कि हमारे मुगल बादशाह का पद समाप्त। इसमें क्या था दोस्तों, जैसे कि हमारे जो अंतिम मुगल शासक थे वो थे हमारे बहादुर शाह द्वितीय।
ठीक है। उनको जो है 1857 की क्रांति में जो हमने नेता घोषित किया था, जिसको हमने मुगल बादशाह को, तो अंग्रेज उसका यहाँ पर दमन कर देते हैं, उनको जेल में बंद कर दिया जाता है सन 1857 की क्रांति के बाद। उनकी जो 1860 के बाद मृत्यु हो जाती है, तो दिल्ली पर अब पूरी तरह किसका कब्जा हो जाएगा, अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाएगा। तो इनका जो है बहादुर शाह का जो बादशाह का पद था उस समय अंग्रेज़ों के समय में, मुग़लों का, तो उसको समाप्त कर दिया जाता है। तो कौन से क्रांति के में जो है मुग़ल बादशाह का पद समाप्त किया गया था, वो थी हमारी 1857 की क्रांति। तो अंतिम मुग़ल बादशाह कौन थे, हमारे बहादुर शाह द्वितीय। तो ये थे कुछ परिणाम इस क्रांति के। एग्जाम यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, अकेले करके हमें इसकी रिवीजन करेंगे। कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है 1857 की क्रांति के बाद, भारतीय वायसराय के पद की घोषणा की जाती है। तो हमारे भारतीय वायसराय कौन थे उसमें, लॉर्ड कैनिंग थे सबसे पहले। हस्तक्षेप की नीति अंग्रेज अपनाते हैं, उदारवादी काम करना बंद कर देते हैं, मुग़ल बादशाह का पद जो है उस समय समाप्त हो जाता है। तो अब हम जानेंगे इस क्रांति के स्वरूप के बारे में। तो आखिर इस क्रांति का आखिर स्वरूप क्या था। स्वरूप से हमारा अभिप्राय है कि इस क्रांति को अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग नाम से जाना है। जैसे कि कुछ व्यक्तियों ने इसको सैनिक विद्रोह कहा है, कुछ ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है, कुछ ने धार्मिक युद्ध कहा है, कुछ ने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा है। एग्जाम में यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि इस क्रांति को आखिर किस व्यक्ति ने क्या किया जाता है। सबसे पहला कि इस क्रांति को सैनिक विद्रोह। आखिर इस क्रांति को सैनिक विद्रोह किसने कहा है दोस्तों, तो वो थे हमारे जॉन शीले। इस ठीक है दोस्तों, जॉन शीले ने इनको सैनिक विद्रोह कहा है। और इसी प्रकार से हमारे धर्म युद्ध यानी कि धार्मिक युद्ध, ठीक है, धार्मिक युद्ध किसने कहा है इसको, धर्म युद्ध भी कह सकते हैं या फिर धार्मिक युद्ध, इसको किसने कहा है, इसने रीज ने कहा है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब हमारे यहाँ पर अंग्रेज आए थे तो उन्होंने क्या किया, ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करना शुरू कर दिया। तो जो हमारे हिंदू थे, मुस्लिम थे, उनको वो ईसाई बना रहे थे। तो हिंदू मुसलमानों को लगा कि भाई ये तो हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। आज भी हमारे भारत देश में जो है किसी के धर्म के साथ हम कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते, तो लोग बहुत ज़्यादा उग्र हो जाते हैं, क्योंकि धर्म के प्रति जो है कहीं ना कहीं उनका झुकाव ज़्यादा है। तो जब ईसाई भारत में आते हैं तो वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों जो है इनको भारतीयों को ईसाई बनाना शुरू कर देते हैं। तो एक धर्म युद्ध हो जाता है। इसमें जो है कहीं ना कहीं कहते हैं कि जो रीज जी कहते हैं कि जो हिंदू थे, मुस्लिम थे, इस कारण उन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध किया 1857 की क्रांति में, क्योंकि उन्होंने जो है अंग्रेजों ने भारतीयों के धर्म के साथ जो है छेड़छाड़ करना शुरू कर दी थी। ठीक है, तो ये थे हमारे रीज ने कहा, इनको धर्म युद्ध कहा है। इसी प्रकार जो है हमारे एक हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, ये किसी व्यक्ति ने कहा। तो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र जो है इस युद्ध को, इस क्रांति को किसने दिया, वो थे हमारे जेम्स ऑस्ट्रम। ठीक है, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, इस क्रांति को जेम्स ऑस्ट्रम ने कहा है। तो वो एक थे हमारे। और चौथे नंबर पे इसको क्रांति को किसने किया, तो ये था हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो मैं कहूँगा इस क्रांति में जो है, इसको आप कभी मत भूलिएगा, ये था हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इस क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है किस व्यक्ति ने नाम दिया था, वो थे हमारे वी.डी. सावरकर। ठीक है दोस्तों, वी.डी. सावरकर जो है उन्होंने इस क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। क्यों कहा है, क्योंकि जो वी.डी. सावरकर थे, इसका हमारे भारतीय आंदोलन में, आगे हम इसके वी.डी. सावरकर जी के बारे में बात करेंगे, तो इनका भारतीय आंदोलन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्होंने समय समय पर अनेक जो है लेख भी लिखे हैं, भारतीय को जगाने के लिए अनेक काम किए हैं। तो उन्होंने इस क्रांति को जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम दिया है। तो इसी प्रकार जो है ना तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ना जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ना ही सैनिक विद्रोह, ना सैनिक विद्रोह। तो ये किसने कहा है इसको, तो ये थे हमारे R.C. मजूमदार। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण बातें कि इस क्रांति को किस व्यक्ति ने क्या क्या नाम दिया है। तो किसने सैनिक विद्रोह किसने कहा था, जॉन शीले ने। धर्म युद्ध किसने कहा, रीज ने कहा। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा, जेम्स ऑस्ट्रम ने कहा। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है इस क्रांति को किसने नाम दिया, वो थे हमारे वी.डी. सावरकर। इसी प्रकार ना तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ना ही सैनिक विद्रोह, वो किस व्यक्ति ने इस क्रांति को कहा था, वो थे हमारे R.C. मजूमदार। दोस्तों एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर ये
ये 3 तो आप कभी मत भूलिएगा कि सैनिक विद्रोह किसने कहा है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है, और ना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और ना ही जो है सैनिक विद्रोह ये किसने कहा था, वो थे हमारे आरसी मजूमदार। तो इस क्रांति का स्वरूप था, इसको आप नोट भी कर सकते हो अपनी नोटबुक में, या फिर आप इसको प्रमुख से याद रखिएगा, ठीक है। तब हम बात करेंगे इस क्रांति के महत्व के बारे में कि आखिर इस क्रांति का महत्व क्या था, भारतीयों को इससे क्या क्या प्रेरणा मिली, क्या क्या उनके जीवन में बदलाव आया। तो इस क्रांति का महत्व में एक तो आता है संगठन की प्रेरणा, ठीक है। संगठन की प्रेरणा से हमारा अभिप्राय ये है कि जैसे कि आज भी आपको कोई काम करना है ना, जैसे कोई कंपनी होती है, कोई सफल कंपनी होती है, तो उसमें कोई अच्छा संगठन होता है जो उस कंपनी में मिलजुल कर काम करता है। कोई भी आप लगा लो, कोई भी आपने अगर भारत में सरकार बनानी है, कुछ भी करना है, तो आपके पास एक अच्छा संगठन होना चाहिए, ठीक है। तो उस समय क्या था, हमारे पास एक संगठन नहीं था। यहाँ से हमें जो है प्रेरणा मिलती है भारतीयों को कि हमारे पास एक अच्छा संगठन होना चाहिए। तभी हमारे यहाँ पर देखेंगे कि कांग्रेस के माध्यम से हम समय समय पर जो है क्या करेंगे, अंग्रेजों का विरोध करेंगे। 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना होगी, उसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। तो संगठन की प्रेरणा मिलती है। इसके बाद क्या होता है कि एकता में वृद्धि, एकता की प्रेरणा। हमने देखा कि इस क्रांति में हमें क्या क्या कमियाँ मिलती है। इस क्रांति में हमें कमियाँ मिलती है कि हमारे पास एक एकता नहीं थी। यहाँ से क्रांति को जो है एक जो है अपना ये सोच मिलती है, परिणाम मिलता है कि हमें जो है अंग्रेज़ों का एक होकर विरोध करना है। क्योंकि अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने यहाँ पर जो है मुसलमानों का अब जैसे कि 1858 का एक्ट हमारा आया था, तो उसमें अंग्रेज़ों ने क्या किया, मुसलमानों को जो है सेना में भरना जो है बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि जो हमारे ये मुस्लिम थे, इन्होंने कहीं ना कहीं हमारा जो है बढ़ चढ़ कर 1857 की क्रांति में विरोध किया है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज क्या करेंगे, अंग्रेज भारतीय मुसलमानों को अपने जो सरकारी उस समय काम थे, प्रशासनिक काम थे, उनसे दूर करना शुरू कर देंगे। लेकिन क्या करेंगे उसके बाद 1909 में जैसे ही जो है अंग्रेज़ों को ये पृथक निर्वाचन में जो है क्या करेंगे, आरक्षण दे देंगे, और जैसे ही मुस्लिम लीग की स्थापना करवा देंगे, तो वहाँ पर अब जो है मुसलमानों का सहयोग करना शुरू कर देंगे और यहाँ पर मुसलमानों का विरोध करना शुरू देंगे। क्योंकि अंग्रेज़ों का शुरू से ही काम क्या रहा है, फूट डालो राज करो। फूट डालो राज करो से क्या है कि हिंदू मुस्लिम में को लड़ाते रहो और अपना भारत में राज करते रहो। कहीं ना कहीं बहुत सारे आज के राजनेता भी इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, आपके यहाँ आएंगे, लड़वा देंगे आपको, है ना, ये करवा देंगे। आज भी जो है ना वो प्रेरणा, वो वाली घटना जो है, फूट डालो राज करो की नीति, ये कहीं ना कहीं आज के हमारे राजनीतिक संगठन भी अपनाते हैं। गांव वालों को आपस में लड़वा देंगे, ठीक है, दंगे करवा देंगे अपनी सीट पर लालच के चक्कर में, है ना, कि हमारी सत्ता बनी रहे। तो कहीं ना कहीं जो है ये जो है एकता की भावना हमें वहाँ से मिलती है, ठीक है। तो हमारा तीसरा जो कारण क्या रहता है कि हमें संगठन की प्रेरणा मिलती है, उद्देश्य की प्रेरणा मिलती है कि इससे पहले हमारा जो 1857 की क्रांति थी ना, उसमें कोई हमारा निश्चित उद्देश्य नहीं था। हमारा ये उद्देश्य नहीं था कि कहीं ना कहीं हमें भारतीयों को भारत से अंग्रेज़ों को भगाना है, अपनी सत्ता भारत में स्थापित करनी है। तो वहाँ पर झांसी की रानी जो है अपने लिए लड़ रही थी, ठीक है, कानपुर से जो लड़ रहे थे हमारे नाना साहब, वो अपने लिए लड़ रहे थे कि हमारे पिताजी के अधिकार हमें मिले, ठीक है। बेगम हजरत अपने लालच के लिए लड़ रही थी। तो अलग अलग जगह से जब भी अंग्रेज़ों का विरोध किया इस क्रांति के माध्यम से भारतीयों ने, तो उनका उद्देश्य एक नहीं था। जैसे कि हमारे 1885 के बाद जब कांग्रेस आती है तो हमारे असहयोग आंदोलन चलते हैं, ठीक है। हमारे जो है भगत सिंह जी होते हैं, उनके द्वारा अनेक संगठन बनाए जाते हैं। तो उनका कुछ उद्देश्य होता है कि किसी ना किसी तरह करके अंग्रेज़ों को भारत से भगाना है और हमें यहाँ पर पूर्ण स्वराज्य जो है स्थापित करना है। लेकिन 1857 की क्रांति में हमारा कोई जो है प्रमुख उद्देश्य नहीं था। तो इस कारण से जो है हमें प्रेरणा मिलती है जब आगे इन कमियों को, सफलता के कारणों को देखकर, असफलता के कारणों को देखकर 1857 की क्रांति से आगे भारतीय में सुधार करेंगे और अंग्रेज़ों का समय समय पर यहाँ पर विरोध करेंगे। तो क्योंकि हमें इतिहास क्यों पढ़ते हैं, इतिहास से दोस्तों क्योंकि हमें कोई ना कोई सीख मिलती है, हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, ताकि भविष्य में हमारे साथ कोई भी जो है ऐसी घटना ना हो। अगर होती है तो हम उसका जो है कैसे कैसे जो है सामना करेंगे, क्या क्या हम चीज़ें उसमें अपनाएंगे। तो 1857 की क्रांति इतिहास हम इसलिए ही पढ़ते हैं ताकि हमें भविष्य में जो है कोई भी कठिनाई ना आए, या फिर जब आती है तो उसमें लड़ने के लिए हम तैयार रहें। तो ये 1857 की क्रांति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आज 1857 की क्रांति का फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने पूरा ख़त्म कर लिया है। इसके हर पक्ष के बारे में डिस्कस कर लिया है। एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन बने ना दोस्तों, यहाँ से नहीं छूटने वाला है। और क्वेश्चनों के आंसरों की वीडियो मैं समय समय पर बीच बीच में बाद में लेके आऊँगा, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ चीज़ों को समझें, डिटेल में पढ़ें। आपको ज़िंदगी में एक बार जो है ना डिटेल में चीज़ों को समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसे ही शॉर्टकट चलते रहोगे ना तो कभी ना कभी फिर दोबारा पढ़ोगे तो आपका समय बर्बाद होता रहेगा। एक बार आप डिटेल में समझिए, फिर आगे आप बढ़िए।
तो चीज़ों को आप समझने का प्रयास करिए दोस्तों। और समझने में टाइम लगता है, मैं फिर कहूँगा कि समझने में टाइम लगता है और रटने में टाइम नहीं लगता। पहले रटने वाली चीज़ें आपके लिए सिर्फ 5-10 दिन या महीना याद रहेंगी, लेकिन ये जो चीज़ें आप यहाँ पढ़ोगे ना, इनकी रिवीजन करते रहोगे, ये लाइफ में आप कभी नहीं भूलोगे। तो अपनी स्टडी की रिवीजन करते रहिए और जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस ज्ञान को बांटिए ताकि हमारे और दोस्त भी जो हैं इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद।